नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा के आधार पर विभिन्न कंट्रीज को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। जिस देश में ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा $995 से कम है तो वो देश आएगा लो इनकम कैटेगरीज में। उसके बाद जिन देशों में ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा 996 से लेके 3895 के बीच है तो वो देश आएगा लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में। उसी प्रकार से अपर मिडिल इनकम कैटेगरी है और वो देश जहां पर ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा 12,056 से ज़्यादा है तो वो देश आएंगे हाई इनकम कैटेगरीज में। इस कैटेगरी में डेवलप कंट्रीज आते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, कनाडा, यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज हैं। तो इस प्रकार से हमने ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा के आधार पर विभिन्न कंट्रीज का क्लासिफिकेशन देखा। अब हम समझते हैं मिडिल इनकम ट्रैप को। मिडिल इनकम ट्रैप में अभी तक देखो जो देश फंस गए हैं उनके एग्जाम्पल हैं ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ये देश देखो पहले लोअर इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आते थे, लेकिन इन देशों ने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया और ये मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आने लगे। लेकिन ये मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में फंस के रह गए। मतलब जिस हिसाब से पहले उनकी ग्रोथ रेट थी वो सस्टेन नहीं रह सकी, वो हायर इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में नहीं जा सके। क्योंकि आपको पता है डेवलप कंट्रीज़ में स्किल्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो उसका साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे कंट्री में। तो इनको नुकसान होने लगा। नुकसान क्यों होने लगा? देखो, लोअर इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में जब वो थे तो लेबर के वेजेस काफ़ी ज़्यादा कम थे, तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रही थी ये सोच के कि ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में वेजेस जो हैं वो कम है, हमारी कंपनी अगर यहाँ इन्वेस्ट करती है तो प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकती है। लेकिन ये उनका जो एडवांटेज था वो ख़त्म हो गया जब वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में आ गए। तो मतलब समझ गए, दोनों साइड से नुकसान हो गया। ना तो वो हायर इनकम की कैटेगरी में जा सके और ना ही उनको जो फ़ायदे लोअर इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में रहकर होते थे कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती थी, लेबर सस्ती होने की वजह से वो फायदा भी उनका खत्म हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट भी कम आने लगी। इसी ट्रैप को कहा जाता है मिडिल इनकम ट्रैप। मतलब ना तो आप आगे जा पा रहे हो, हायर इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में शामिल हो पा रहे हो, और ना ही आपको वो फायदा मिल पा रहा है जो आपको मिल रहा था जब आप लोअर इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में थे। ऐसा देखो इंडिया के साथ भी हो सकता है, हालांकि अभी हुआ नहीं है, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है जिस लिहाज से इंडिया में अभी स्लोडाउन चल रहा है, अगर ये स्ट्रक्चरल स्लोडाउन साबित होता है तो इंडिया भी इसी मिडिल इनकम ट्रैप में फंस के रह जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यह भी कहा जाता है, जैसे देखो पहले इंडिया में वेजेस कम हुआ करते थे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही थी, लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में आज के समय में बांग्लादेश, वियतनाम, इन देशों में वेजेस ज़्यादा कम हैं और वहाँ पर लेबर रूल्स और रेगुलेशंस इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं हैं। तो इंडिया के बजाय काफ़ी इन्वेस्टमेंट अब इन देशों में जाने लगी हैं। तो इंडिया को जो पहले एडवांटेज हासिल था वो इंडिया के पास अभी एडवांटेज रिलेटिवली पहले की अपेक्षाकृत कम हुआ है, और इसीलिए जानकार बोलते हैं कि इंडिया को कुछ करना होगा ताकि इंडिया इस मिडिल इनकम ट्रैप में फंस के ना रह जाए। अब देखो क्वेश्चन ये आया होगा आपके दिमाग में कि कुछ देश इस मिडिल इनकम ट्रैप में फंस के क्यों रह जाते हैं। इससे पहले हम रीजन्स की बात करें, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, ये देश भी देखो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गए हैं। बाकी कुछ ऐसे देशों की बात करें जो इस ट्रैप से नहीं फंसे और एकदम से बाहर निकल गए, वो हैं जापान, साउथ कोरिया। उन्होंने तेज़ी से ग्रो किया और अभी वो हायर इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं। रीजन्स की हम बात करते हैं क्यों कुछ देश इस ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। सबसे पहले इनएबिलिटी टू शिफ्ट ग्रोथ स्ट्रेटजीज। देखो, ग्रोथ स्ट्रेटजीज को जल्दी से शिफ्ट ना कर पाना एक रीज़न है। एग्जाम्पल के साथ अगर हम बात करें, देखो जो साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देश हैं जो इस ट्रैप में फंस गए, उन्होंने तेज़ी से ग्रोथ अचीव की
किसकी सहायता से? अपने रिसोर्सिस की सहायता से। लेकिन आप हमेशा रिसोर्सिस के दम पर हायर ग्रोथ रेट सस्टेन नहीं कर सकते। आपको प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ रेट लानी होगी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ रेट आपको अचीव करनी होगी। जैसे देखो, डेवलप कंट्रीज में आपको पता है किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी फोकस होता है, एजुकेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, सर्विस सेक्टर काफ़ी मजबूत होता है। तो इस प्रकार से जो ग्रोथ की स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए थी वो नहीं की जा सकी इन देशों के द्वारा, और वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गए। नेक्स्ट रीजन है स्क्यूड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनइक्वालिटी का काफ़ी ज़्यादा होना। अब देखो, इन देशों में क्या है, कुछ ही लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है। वो लोग जो हायरार्की में नीचे आते हैं या फिर मिडिल में आते हैं, मान लीजिए ये वेल्थ की हायरार्की है, ऊपर कुछ ही लोग हैं जिनके पास काफ़ी वेल्थ जनरेटेड है, नीचे जो लोग आते हैं उनके पास काफ़ी कम पैसे हैं, और उनके पास कम पैसे हैं खर्चने के लिए, इस वजह से इकोनॉमी में डिमांड जनरेट नहीं होती, और मिडिल में जो लोग आते हैं वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये स्क्यूड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक रीज़न है कि कुछ देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाते हैं। उसके बाद रिकरिंग बूम बस्ट साइकिल, ये साइकिल देखो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में देखा गया है। फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में एकदम से वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट्स को आसान बना देता है, और लोन काफ़ी आसानी से लोगों को मिल जाता है। जब लोगों को लोन बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है तो वो मार्केट में जाकर खर्च करते हैं, डिमांड जनरेट होती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ती है। तो इसका असर इनकम लेवल पे भी देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद जितना लोन दिया गया था वो वापस नहीं आ पाता। जैसे इंडिया में नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्रिएट हो गया, तो वहाँ पे एकदम से जब लोगों को लोन मिलता है तब तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर से स्लो डाउन आ जाता है उन देशों में। तो ये साइकिल चलता रहता है। एकदम से लोन ज़्यादा दिया तो क्या हुआ, ग्रोथ रेट बढ़ी, फिर उसके बाद स्लो डाउन आया, फिर दोबारा ग्रोथ रेट बढ़ी, फिर स्लो डाउन आया। ये साइकिल चलता रहता है, लेकिन इस साइकिल से वो देश बाहर नहीं निकल पाते। समझ गए? होना तो ये चाहिए था ना कि एक बार आपकी ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गई तो जापान की तरह, साउथ कोरिया की तरह आप उस इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को सस्टेन करो, तभी आप मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी से बाहर निकल सकोगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये साइकिल जो है ग्रोथ स्लो डाउन का और हायर ग्रोथ रेट का ये चलता रहता है, और ट्रैप में फंस के रह जाते हैं कुछ देश। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया इस ट्रैप में फंस सकता है? मुख्य रीजंस की बात करें, फिलहाल देखो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी खराब है। ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं कुछ देश, फॉर एग्जांपल यूएसए, और यूएसए और चाइना के बीच जो ट्रेड वार चल रहा है इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी प्रभावित हुई है। दूसरा रीज़न, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमारे देश में जिस गति से आने चाहिए थे उस गति से नहीं आ पाए हैं। देखो जीएसटी आया है, अच्छी बात है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया है, अच्छी बात है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या धीरे धीरे अब दूर होने लगी है। लेकिन देखो अभी भी बहुत सारे इश्यूज पर काम होना बाकी है, जैसे लेबर रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा वीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल रिग्रेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित जो इंडिकेटर्स हैं वो हमारे देश में अभी भी काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। स्कूलों में लर्निंग आउटकम बच्चों की काफ़ी कम है। इवन हायर एजुकेशन से संबंधित जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी जिस क्वालिटी की एजुकेशन मिलनी चाहिए, इंडस्ट्री ओरिएंटेड, मार्केट ओरिएंटेड, उस हिसाब से अभी भी हम एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड एग्रीकल्चर स्ट्रेस। कल भी हमने डिस्कस किया था कि इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेदर फेनोमेनन है वो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो गए हैं, तो किसानों को काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और खेती अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है फॉल इन प्राइवेट कंजप्शन। जब तक देखो मार्केट में कंजप्शन नहीं होगा तो डिमांड जनरेट नहीं होगी, और उस डिमांड को जनरेट करने के लिए इनफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, तो ग्रोथ रेट कैसे होगी? तो हमारे देश में प्राइवेट जो कंजम्पशन है वो नहीं बढ़ पा रही है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी वीक है, और एक्सपोर्ट भी हम बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे ये कहा जा सकता है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि कहीं इंडिया भी मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंस के रह जाए। मतलब आप इनडायरेक्टली यूँ कह सकते हो ये फैक्टर्स हमें मिडिल इनकम ट्रैप में पुश कर रहे हैं। करना क्या चाहिए इंडिया को?
सबसे पहले तो देखो, हमें डाइवर्सिफिकेशन के बजाय स्पेशलाइजेशन पे फोकस करना होगा प्रोडक्शन में। जैसे देखो साउथ कोरिया, जापान, इन देशों ने स्पेशलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर। और उसी स्पेशलाइजेशन का नतीजा है कि इन देशों में काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए और उनका अब एक्सपोर्ट होता है दुनिया भर में। तो इंडिया को भी स्पेशलाइजेशन पे फोकस करना होगा, कुछ सेक्टर्स की पहचान करनी होगी जहां पे इंडिया के पास रिलेटिव एडवांटेज है, और थोड़ा सा और फोकस किया जाए तो पूरी दुनिया में हमें उन सेक्टर्स में महारत हासिल हो सकती है। उसके बाद शिफ्टिंग टू प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ। प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ देखो तब आएगी जब स्किल्स हो लोगों के पास। स्किल्स जब तक नहीं होंगी तब तक प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, और मजबूरी में लोगों को मनरेगा के तहत काम करना होगा या फिर किसी तरह की दूसरी मजदूरी करनी होगी। तो आवश्यकता ये है स्किल्स का जो लेवल है लोगों में वो इंक्रीज किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़े। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमें प्रोफेशनल टैलेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। देखो जो प्रोफेशनल टैलेंट होता है काफ़ी ज़्यादा मोबाइल होता है, मतलब इंडिया में जिन लोगों के पास एक्सपर्टीज़ है, जिन लोगों के पास टैलेंट है, वो कोई ज़रूरी नहीं इंडिया में रुकेंगे अगर उनको इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। आप देख लीजिए किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट या दूसरी बड़ी कंपनीज के जो सीईओ हैं वो इंडियन हैं, तो वो बाहर जाते हैं। इससे अच्छा आप इंडिया में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करो ताकि प्रोफेशनल टैलेंट हमारे देश से बाहर ना जाए, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि दूसरे देशों के जो प्रोफेशनल टैलेंट है वो भी इंडिया में आए काम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्टिव कंपटीशन के रास्ते में जो बैरियर्स आती हैं, बाधाएं आती हैं, आप उन बाधाओं को हटाओ। जैसे देखो लेबर जो लॉज हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, गवर्नमेंट काफ़ी बार ऐसी चीज़ें कर देती हैं कि कुछ कंपनीज को फ़ायदा मिल जाता है, कुछ कंपनीज को नुकसान हो जाता है। तो जैसे ई कॉमर्स पॉलिसी जब आई थी अभी कुछ ही समय पहले, तो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को रिलेटिव एडवांटेज हासिल था, जबकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज का कहना था कि हमें इससे नुकसान होगा। तो इफेक्टिव कंपटीशन का इन्वायरमेंट इंडिया को इंश्योर करना होगा। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक मैनेजमेंट। देखो जो टीयर 3 गवर्नमेंट्स हैं हमारे देश में, पंचायत, म्यूनसिपल बॉडीज़, उनको स्ट्रेंथन करना होगा ताकि वो इकोनॉमी के अहम पिलर बने। सबसे लास्ट में है चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ सोशल प्रोग्राम्स। अभी देखो ज़्यादातर जो हमारे सोशल प्रोग्राम्स हैं ना वो गरीब लोगों पर केंद्रित हैं, गरीब लोगों को एम्पावर करना जरूरी है, लेकिन राइटर के अनुसार इसके साथ साथ वो लोग जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं उनको भी सपोर्ट करने की आवश्यकता है। उनके लिए भी गवर्नमेंट को प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो खर्चते हैं पैसा, और उनके पैसा खर्च करने से कंजम्पशन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, और डिमांड की पूर्ति के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, ग्रोथ रेट ज़्यादा होती हैं। तो ये हमने कुछ सजेशंस की बात की कैसे इंडिया इस मिडिल इनकम ट्रैप को अवॉइड कर सकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।